Hello, my dear students. I am going to teach you English, जिसमें इंग्लिश ग्रामर में हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस में जो हमारा टेंस है वह है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया गया है। आज का जो आप टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब हम इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे। हमने हिंदी में जब भी टेबल बनाया था तो हमने आपको समझाया था कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर होता है, जबकि हिंदी में हमने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे इत्यादि शब्द आते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रहे आते हैं, लेकिन इसमें समय और जोड़ दिया गया होता है। यही उन दोनों में अंतर होता है। इसका जो हम अनुवाद बनाएंगे, अनुवाद बनाने का क्या इसका रूल होता है, कैसे सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है, हम आपको यहाँ पे वीडियो बताएंगे। पहला जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य क्या होता है? जिसमें किसी बात को स्वीकार किया गया होता है, न तो उसमें कोई इनकार किया गया होता है और न ही कोई प्रश्न किया गया होता है। इस प्रकार का जो वाक्य होता है वह अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। हर एक सेंटेंस बनाने के अपने रूल होते हैं। हमने आपको जो जो भी टेंस बताया उन टेंसों को ध्यान से आप पढ़ते जाइएगा, उसका एक नोट आप बना लीजिएगा। हर एक टेंस का मेथड लगभग एक ही होता है, बस इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। वही थोड़े से अंतर को यदि बारीकी से आप समझ लें तो आपको टेंस बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। मेन बस यही थोड़े से अंतर कोई समझना है, उसमें क्या अंतर होता है। जैसा कि हमने बताया कि हिंदी में भी पहचान आपको करना है तो रहा है, रही है, रहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी लास्ट में यही होता है, रहा है, रही है, लेकिन इसमें समय जुड़ा हुआ होता है, ये इसमें अंतर होता है। तो इसका अनुवाद बनाने का क्या नियम होता है, देखिए यहाँ पे जैसे हम बता रहे हैं आपको कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का जो रूल होता है वह होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस इसमें सिंस या फॉर के साथ टाइम को इंक्लूड कर देते हैं। यही उसको अलग करने का बोध कराता है। इसी से हम पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, वह 3 वर्ष से क्रिकेट खेल रहा है, रहा इसमें भी आ गया, कॉन्टिन्यूअस में भी रहा आएगा, लेकिन देखिए इसमें इसके साथ में ये 3 वर्ष ये समय दे दिया गया है। तो ये जो समय देता है यही हमें बोध करा देता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसा हमारा रूल है। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। अब हम यहाँ पे हैज या हैव लिखे हैं, तो इन दोनों में से जैसे सहायक क्रिया होगी वैसा हम कर लेंगे। सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर होगा तब यहाँ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, यानी यहाँ पे हम हैज लगा देंगे। इसके बाद हमने लिखा यहाँ पे रूल में कि हैज या हैव के बाद ये बीन होता है, तो हम इसके बाद तुरंत बीन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे बीन लिख देंगे। फिर अब है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो ये देखना है वह 3 वर्ष से क्रिकेट खेल रहा है। क्या कर रहा है? वह खेल रहा है, तो खेलना ही वर्ब हो गया। तो पहले जो प्ले शब्द है ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, इसी में हमको क्या जोड़ना है? आईएनजी फॉर्म जोड़ना है। तो यहाँ हम इसको आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे। तो हम क्रिया में आईएनजी फॉर्म जोड़ दिए। उसके बाद हमारा रूल क्या होता है कि आईएनजी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ये क्रिकेट है। अब हम प्लेइंग के बाद क्रिकेट लिख देंगे, क्रिकेट। और इसके बाद अदर वर्ड, तो इसमें देखना है कि अदर वर्ड कोई है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है,
उसके बाद हमारा शेष वर्ड क्या बच रहा है, 3 वर्ष से। तो 3 वर्ष से अब ये इसमें देखना है, हमने रूल में जैसा लिखा है कि सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि सिंस का प्रयोग कब करते हैं और फॉर का प्रयोग कब करते हैं। जब कोई निश्चित टाइम हो जाता है तो निश्चित टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब कोई अनिश्चित टाइम हो जाता है उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये देखना है कि जो हमारा टाइम है यहाँ पे वह निश्चित है कि अनिश्चित है। तो 3 वर्ष का जो समय होता है यह एक अनिश्चित टाइम है, इसलिए इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे फॉर, और टाइम क्या है 3 वर्ष से, तो 3 इयर्स कर देंगे। तो हमारा अनुवाद क्या हो गया, ऐसे वह 3 वर्ष से क्रिकेट खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 इयर्स। तो इस प्रकार से हम अनुवाद बना लेते हैं। अब ये देखना है कि सिंस और फॉर कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाएगा, हम उसको आगे डिटेल्स में आपको समझा दे रहे हैं कि कब कब हम इसका प्रयोग करेंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं, यह देखना है कि यूज और फॉर, यूज ऑफ फॉर का प्रयोग हम कब करेंगे। यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया है कि फॉर इज यूज्ड बिफोर अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जब कोई अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है, जब कोई अनिश्चित समय का बोध कराने वाला वर्ड होता है, तब उसके पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं। हमने कुछ यहाँ पे रूल्स भी दे रखा है कि किसके साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस मिनट, न्यूमरल प्लस एडजेक्टिव प्लस मिनट। जैसे यहाँ पे ये जो हमारा 20 है यह न्यूमरल एडजेक्टिव, और इसके साथ हमने यहाँ पे लिखा भी है कि मिनट जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो इसके पहले हमारा जो फॉर होगा यूज किया जाएगा। तो इस प्रकार से न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस मिनट के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक वैसे ही हम मिनट के बाद अब हावर्स पे आते हैं, तो न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस हावर्स। जब कोई हावर्स हो और उसके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव हो तो भी उसके पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे फॉर 2 आवर्स। अब ऐसे ही ठीक हम आगे बढ़ते हैं, अगर कोई डेज होता है तो अगर वह न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में है तो उसके पहले भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे फॉर 5 डेज। अब हमारा नेक्स्ट जो रूल है न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस वीक्स। यदि कोई वीक्स है, कोई भी सप्ताह दे दिया गया और उसके पहले कोई न्यूमरल है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे अगर कोई आ गया तो उसके पहले भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस मंथ। यदि कोई मंथ हो और उसके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव हो तो भी उसके पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं। वैसे ठीक हम आगे बढ़ते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस ईयर। अगर ईयर्स के पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव हो तो भी उसके पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं, जैसे फॉर 5 ईयर्स। तो हम ऐसे और भी आगे बढ़ते हैं, कुछ हमने और भी टाइम को यहाँ ले रखा है, जैसे ए लॉन्ग पीरियड है, ए लॉन्ग टाइम है, ईवर है, मोमेंट है। इस प्रकार से इनके साथ फॉर का ही प्रयोग होता है। तो इस प्रकार ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने यहाँ आपको समझाया रूल्स के अनुसार, इस प्रकार जितने भी जो वर्ड आएंगे इनके साथ आप फॉर का ही प्रयोग करेंगे। अब हम आपको आगे सिंस के बारे में बताने जा रहे हैं। अब कैसे, अभी जैसा हमने आपको फॉर के बारे में रूल्स के आधार पे आपको बताया गया था, ठीक वैसे ही हम आपको सिंस के बारे में भी रूल के तहत आपको बताएंगे कि सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। सिंस इज यूज्ड बिफोर डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम ये निश्चित समय का दर्शाता है, निश्चित समय का बोध कराता है। जब कोई निश्चित टाइम होता है उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। आइए हम कुछ रूल्स भी यहाँ पे आपको दिए हैं, देखा जाए कि किनके साथ ये सिंस का प्रयोग होता है। हमने यहाँ पे रूल दिया है, पहला है नेम ऑफ द डेज।
यदि कोई दिनों का नाम हो तो उन दिनों के नाम के पहले भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे सिंस मंडे। ऐसे ही कोई भी डे रहेगा तो उसके साथ में हम सिंस का प्रयोग करेंगे। मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, इस प्रकार से किसी भी डे के पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा रूल है, नेम ऑफ द मंथ, महीनों के नाम। यदि कोई महीनों के नाम दिया गया है तो उसके पहले भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे सिंस जनवरी। अगर फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, तो भी उनके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। वैसे ठीक हमारा जो तीसरा रूल है, नेम ऑफ द ईयर। यदि कोई वर्ष का नाम हो जिसमें कोई सन दिया गया हो तो उसके पहले भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे सिंस 2015, 2015। ऐसे ही कोई भी यदि सन दे दिया जाए 2016, 2017, 2018 कोई भी, तो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं चौथे रूल पे, नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे। यदि दिन के भागों का नाम अगर कोई दिया गया हो तो उसके पहले भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस नून। तो इस प्रकार से यदि डे के कोई भी पार्ट का नाम दिया गया हो तो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ये सही रूल आपको याद करने की जरूरत है, ध्यान में रखने की जरूरत है। और हमारा पांचवा जो रूल है, ओ क्लॉक, एएम या पीएम के रूप में जो भी होगा हम उसके पहले भी सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे सिंस 2 o'clock। यदि कोई क्लॉक से संबंधित है तो बिना सोचे आप सिंस का प्रयोग करेंगे। अब हम आते हैं छठवें रूल पे, जो हमारा 6th रूल है, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। यदि इस प्रकार के कोई वर्ड आते हैं तो उसके लिए भी आप सिंस का ही प्रयोग करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिया है सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट नाइट। तो इस प्रकार से इन शब्दों के साथ भी आप सिंस का प्रयोग करेंगे। और हमारा अगला जो रूल है, नेम ऑफ द सीजन। यदि कोई सीजन्स के नाम हो, यानी कोई सीजन्स यानी मौसम, कोई भी मौसम हो तो उनके साथ में आप सिंस का ही प्रयोग करेंगे, जैसे स्प्रिंग सीजन कोई आ गई, बसंत ऋतु आ गई, तो उसके पहले भी सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस स्प्रिंग, सिंस विंटर। इस प्रकार से जो कोई भी सीजन हो तो उनके साथ में हम सिंस का ही प्रयोग करेंगे। और हमारा ये 8वां रूल है, स्टेज ऑफ वंस लाइफ। यदि किसी के जीवन के स्टेज की बात कही जाए, जैसे सिंस हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन, यानी बचपन का बोध हो, यूथ का बोध हो। तो इस प्रकार से जो हमें वंस लाइफ स्टेज को बताता है उसके साथ में भी हम सिंस का ही प्रयोग करते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिंस और फॉर का प्रयोग किसके साथ करते हैं, कहाँ करते हैं। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से सिंस और फॉर को आसानी से समझ लेंगे और कभी कोई गलती नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से सिंस और फॉर को आप पूरी तरीके से याद कर लीजिएगा। जो हमने रूल आपको लिखाया है उस रूल को पूरी तरीके से आप एक रफ पर भी बना लीजिएगा और रफ के साथ नोट करके फिर एक फेयर कॉपी पे अच्छी तरीके से लिख करके आप इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। और शेष अगले वीडियो में आपको इस टेंस के बारे में बताऊंगा कि कैसे इसका और अनुवाद हम बनाएंगे, निगेटिव, इंट्रोगेटिव इत्यादि का।